Hello students, my name is Arvind Patidar and today we will discuss about aggregates. So let's start. What is aggregate? Aggregate generally occupies, ठीक है। तो aggregate क्या होता है, जो कंक्रीट के अंदर में एक मटेरियल यूज़ किया जाता है, दैट इज कॉल्ड aggregate, ठीक है। तो aggregate इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स। तो aggregate जनरली occupies 65 to 80% of the concrete volume. You heard about concrete, ठीक है। तो concrete is a mixture of see here gravel, sand, water, cement and air, ठीक है। तो see here one thing is there, gravel and sand, these both are called as aggregate, okay। So aggregate are two type, fine aggregate and coarse aggregate on the basis of size, ठीक है। तो both will be used in the concrete, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो एग्रीगेट होता है वो 65 to 80% कॉन्क्रीट वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। इट इज़ अ इनर्ट मटेरियल, ठीक है। और ये सीमेंट पेस्ट को रिप्लेस करने के काम में आता है। अगर अपन एग्रीगेट बहुत कम अमाउंट में यूज़ करेंगे तो फिर सीमेंट का अमाउंट ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। और सीमेंट का अमाउंट ज़्यादा यूज़ करेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, विल डिस्कस लेटर। द करेक्टरिस्टिक ऑफ एग्रीगेट इम्पैक्ट परफॉर्मेंस ऑफ फ्रेश एंड हार्डन कंक्रीट। जो स्ट्रेंथ होती है आपकी इसकी एग्रीगेट की, वो आपकी फ्रेश कंक्रीट और हार्डन कंक्रीट पे इफेक्ट्स करती है। फ्रेश कंक्रीट क्या होता है, जब कंक्रीट को आप जस्ट प्लेस करते हो, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन होते हैं कंक्रीट प्लेसिंग कंक्रीट के, तो उसमें एक आता है प्लेसिंग। तो जब कंक्रीट को प्लेसिंग करते हो और जब उसको किसी शेप पे कन्वर्ट कर सकते हो, दैट स्टेट इज कॉल्ड एज फ्रेश और प्लास्टिक कंक्रीट। और जब कंक्रीट हार्ड होना शुरू हो जाता है, ठीक है, और उसको किसी शेप में आप कन्वर्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, दैट एट दैट स्टेट कंक्रीट इज कॉल्ड एज हार्डन स्टेट, ओके गाइस। सो नेक्स्ट, वाई टू यूज़ एग्रीगेट। एग्रीगेट क्यों यूज़ करते हैं, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द कंक्रीट। अब कॉस्ट कैसे, कि अपन बहुत ज़्यादा अमाउंट में सीमेंट यूज़ करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, और सीमेंट बहुत ज़्यादा क्या कॉस्टली मटेरियल होता है, ठीक है। तो 1/4 to 1/8 ऑफ जो सीमेंट की प्राइस होती है उससे भी कम प्राइस का होता है अपना क्या एग्रीगेट पर, ठीक है। तो ये रिड्यूस कर देता है कॉस्ट कितनी, कॉन्क्रीट की इतनी रिड्यूस थर्मल करेगी। अब देखो क्या होता है, अगर आप ओपीसी इट इज मतलब ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। अब सीमेंट अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करेंगे तो सीमेंट में एक प्रोसेस होती है, दैट प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रेशन प्रोसेस, ठीक है। अब इस हाइड्रेशन प्रोसेस में क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि हीट ऑफ हाइड्रेशन, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसमें हीट का इवोल्यूशन होता है, जनरेशन होता है, ठीक है। तो वहाँ बहुत ज़्यादा अमाउंट में टेम्परेचर क्या हो जाता है, राइज होता है। अगर टेम्परेचर 10% रिडक्शन करोगे आप एग्रीगेट में, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, आप हाँ 100 kg ऑफ ओपीसी प्रोड्यूसर्स अबाउट 12 डिग्री पर सेंटी टेम्परेचर राइजेस, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अपन सीमेंट को रिप्लेस कर रहे हैं एग्रीगेट से, तो वहाँ पे क्या होगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन कम जनरेट होगा, तो थर्मल क्रैकिंग भी कम जनरेट होगी। थर्मल क्रैकिंग में ड्यू टू द टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद बात करें रिड्यूसिंग श्रिंकेज, तो श्रिंकेज क्या होता है, ड्यू टू दी मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अगर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, अगर उसके अंदर प्रेजेंट है और वहाँ पे जब सनरेज आएगी तो वहाँ पे क्या हो जाता है, इवोपरेशन हो जाता है उस मॉइस्चर का, उसकी वजह से क्या हो जाता है, कंक्रीट श्रिंक होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो जाती है अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में आप देखो यहाँ पे लिखा है 10% रिडक्शन इन द एग्रीगेट। अगर रिडक्शन करोगे एग्रीगेट को तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका श्रिंकेज डबल हो जाएगा। हाई एग्रीगेट, तो एग्रीगेट टू सीमेंट रेशो ये किस लिए मेंटेन करना होता है, वर्केबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। तो एग्रीगेट ज़्यादा यूज़ करोगे तो ये रेशो भी ज़्यादा रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि एग्रीगेट टू रेशो इम्पार्टली बाय द सीमेंट कंटेंट, सीमेंट कंटेंट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड होता है। इम्पार्ट्स यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट। अब देखो यूनिट वेट अपने बात की थी 23 kg पर मीटर क्यूब होता है, 2300 kg पर मीटर क्यूब होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बात हो जाती है कि अगर आप ये यूज़ नहीं करोगे तो उसका यूनिट वेट इतना नहीं रहता है, ठीक है, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो एग्रीगेट की वजह से ही जो कंक्रीट होता है वो अपना यूनिट वेट गेन करता है। उसके बाद बात करें एग्रीगेट क्लासिफिकेशन, तो डिफरेंट डिफरेंट क्लास ऑफ क्लासिफिकेशन है। यहाँ पहले साइज़ के बेसिस पे कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी के बेसिस पे क्या होता है, लाइट वेट, नॉर्मल वेट और हैवी वेट एग्रीगेट होता है, ठीक है। उसके बाद अवेलेबिलिटी के बेसिस पे नेचुरल अवेलेबल या क्रस्ड एग्रीगेट अवेलेबल, ठीक है, दो टाइप के होते हैं। उसके बाद शेप में राउंडेड, क्यूबिकल, एंगुलर, इलोंगेटेड, फ्लेकियन एग्रीगेट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद टेक्सचर कैसा दिखता है, वो स्मूथ है, ग्रेनुलर है, क्रिस्टलाइन है, हनीकॉम स्ट्रक्चर एंड पोरस स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक्चुअली एग्जाम में आती है, जब आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम होगी तो उसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। तो नेक्स्ट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ साइज, वी विल डिस्कस इन डिटेल फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट। तो फाइन एग्रीगेट क्या होता है, द एग्रीगेट साइज इज लेस देन 4.75 इज नॉन एज फाइन एग्रीगेट, ठीक है। उसके बाद फाइन एग्रीगेट कॉन्स्टिट्यूट 35 to 40%। जो मास होता है किसका, टोटल जो वॉल्यूम होता है टोटल कंक्रीट का, उसका 35 to 45% क्या होता है, फाइन एग्रीगेट होता है। उसके बाद कोर्स एग्रीगेट की बात की हुई तो ग्रेवल एंड स्टोन की बात की हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो 4.75 से जो ज़्यादा होता है उसको बोलते हैं कोर्स एग्रीगेट। टिपिकली 9.5 से 37.5 mm के बीच में होता है, ठीक है। तो इस टाइप से आप देख सकते हो यहाँ पे ये एग्रीगेट आपने बजरी बोलते हैं जिसे हिंदी में आपने देखे होंगे।
सो नाउ वी गो फॉर द स्पेसिफिक ऑन द बेस ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। नॉर्मल वेट एग्रीगेट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो मोस्ट कॉमन एग्रीगेट्स क्या है, सैंड, ग्रेवल, क्रस्ट एंड स्टोन, ठीक है, दिस आर द नॉर्मल वेट एग्रीगेट्स। ओके, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि नॉर्मल यूनिट वेट कितना होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है, वेट डेंसिटी की ही बात करें एक्चुअली ये, तो यहाँ पे क्या हो रहा है 2200 से 2400 के बीच में होती है, ठीक है, तो ये नॉर्मल की बात हो रही है, तो 2400 अपन लिखते हैं, और देखो पीसीजी की ही बात हो रही है ये, ठीक है, तो पीसीजी में क्या अपन 2400 केजी पर मीटर क्यूब लिखते हैं, और आरसीसी की अगर बात करते हैं तो फिर अपन 2500 के करीब में लिख देते हैं उसे, ठीक है। उसके बाद लाइट वेट एग्रीगेट की बात हो रही है, देखो तो लाइट वेट एग्रीगेट यूज़ करेंगे तो उसकी डेंसिटी यूनिट वेट भी कम हो जाएगा एक्चुअली, ठीक है, तो देखो यहाँ पे डिफरेंट, अब देखो एग्रीगेट जो बनता है वो कहाँ से बनता है, डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक से बनता है, यहाँ पे लिखा है देखो शेल, क्ले, स्लेट एंड स्लैग, दिस ऑल टाइप आर द आर्जिलियस मटेरियल और रॉक्स, ठीक है, तो उससे क्या हो जाता है, अगर इसको अपन यूज़ करेंगे कॉन्क्रीट के अंदर में, तो जो अपना कॉन्क्रीट बनेगा दैट विल बी लाइट वेट कॉन्क्रीट, उसकी डेंसिटी कितनी होगी 1350 से 1850 के बीच में, तो यू शुड रिमेंबर दिस टू वैल्यूज, ओके। उसके बाद और जो इनकी प्रॉपर्टीज होती है लाइट वेट एग्रीगेट की प्रॉपर्टी, अगर जब लाइट वेट एग्रीगेट मिक्स करके कंक्रीट बनाएंगे तो उसकी हीट इंसुलेशन की प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, ठीक है, हीट इंसुलेशन की सीआर। उसके बाद बात करेंगे नॉर्मल वेट एग्रीगेट, देखो सैंड, क्रस्ट एंड इसकी बात की हुई तो इस टाइप से आप देख सकते हो, ये सैंड होती है, ये एग्रीगेट्स होते हैं, ठीक है, ये फाइन एग्रीगेट एक्चुअली, यू कैन सी दिस फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट। सी हियर दिस टाइप ऑफ शेल, क्ले, स्लेट, ठीक है, दिस पोरस स्टोन आर यूज्ड, है ना, अब पोरस स्टोन यूज करेंगे तो उसकी अभी ऑब्वियसली पता है कि उसका वजन कम होगा, और वजन कम होगा तो जो एग्रीगेट जो कंक्रीट बनेगा फाइनली अपना, उसका भी वेट कम होगा, ठीक है। उसके बाद बात करें ऑन द बेस ऑफ अवेलेबिलिटी, टू टाइप्स ऑफ अवेलेबिलिटी आर देयर, नेचुरल एग्रीगेट और क्रश्ड एग्रीगेट, ठीक है, तो क्रश्ड इज नॉट नथिंग बट मैन मेड एग्रीगेट, ओके, मैन मेड, ठीक है, स्टोन को जब अपन क्रशर प्लांट में ले जाते हैं उसको क्रश करते हैं तो दैट एग्रीगेट इज नोन एज क्रशर एग्रीगेट। तो नेचुरल एग्रीगेट कहाँ से मिलते हैं, रिवर्स में मिलते हैं, सी सोर्स में मिलते हैं, ठीक है, डेजर्ट एरिया है तो वहाँ से, विंड ब्लोन एरिया है तो वहाँ से अपने को मिलते हैं। राउंडेड इन नेचर होते हैं जनरली, आपने देखा होगा कि जब अपन नदी के आसपास बैठते हैं तो वहाँ पे जो अपने को पत्थर दिखते हैं वो गोल गोल होते हैं, ठीक है, ड्यू टू द वेदरिंग एक्शंस, ठीक है, ऑफ द रिवर। उसके बाद फुली वाटर बॉम्ब एंड कम्प्लीटली शेप्ड बाय एट्रिशन, देखो वो एट्रिशन वही चीज़ बोल रहा है कि बार बार एक मतलब जो रिवर का पानी होता है उसके ऊपर से बहता रहता है तो वो उसकी शेप को क्या कर देता है, राउंड शेप में कन्वर्ट कर देता है। क्रश्ड एग्रीगेट की बात करेंगे तो यहाँ पे टालूस एंड, ठीक है, तो टालूस इज नथिंग बट डिपॉजिटेड बाय द ग्रेविटी डिपॉजिटेड सॉइल इज कॉल्ड एज टालूस, ठीक है। उसके बाद एंगुलर इन नेचर, ये भी जो क्रश्ड एग्रीगेट बने वो एंगुलर नेचर में होते हैं, ठीक है, आपने घरों में देखा होगा जब भी आप एग्रीगेट लेके आते हो तो वो जनरली आप कहाँ से लाते हो, क्रशर प्लांट से लेके आते हो, तो वो जनरली एंगुलर शेप्स में होता है, ठीक है, यू कैन सी हियर। उसके बाद बात करें यहाँ पे तो ये राउंड शेप में होता है जनरली, इस टाइप से रिवर में मिलते हैं। यहाँ पे फ्लेकी एग्रीगेट होता है, फ्लेकी इज नथिंग बट थोड़ा सा राउंडेड शेप में होते हैं बट थोड़ी सी साइज डिफरेंट होती है। उसके बाद होता है, ठीक है, अब उसका बाद में अपन इस पूरे टेस्ट की बात करेंगे। उसके बाद होता है क्रश्ड एग्रीगेट, दिस एंगुलर एग्रीगेट्स, ठीक है। Now see here rounded aggregate types of classification on the basis of shape, rounded, irregular, partly rounded और angular और flaky, this four are the type, you should remember this, ठीक है। तो यहाँ पे how you can take this, how you can found this rounded aggregate, from where you can collect this, from river, sea source, desert, है ना, wind area, तो you can collect this rounded aggregate from this, irregular और partly तो पीट सैंड्स, ठीक है, जो कहीं गड्ढा अपन खोदते हैं उसको सैंड्स का गड्ढा। उसके बाद ग्रेवल्स, है ना, तो यहाँ से आप क्या क्यूबॉइड रॉक, ऐसी कोई रॉक है जिसका शेप क्यूबॉइड है तो वहाँ से आप जब करोगे तो वो क्या होगा, पार्टली इरेगुलर रहेगा। उसके बाद एंगुलर, तो एंगुलर तो पता ही आपको कि जो आपका कोई भी पत्थर है जैसे ब्लैक ब्लैक स्टोन होता है तो उसको भी जब तोड़ा जाता है तो वहाँ से भी आपको जो क्रशर प्लांट भी जो मिलेगा दैट इज एंगुलर। उसके बाद फ्लेकी इज लेमिनेटेड रॉक, लेमिनेटेड इज नथिंग बट एक शीट लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज, ठीक है, लेमिनेशन, वन कवर इज देयर, ठीक है, that is called as, it is look like cover, okay, is not nothing but in cover, laminated, this type of structure, plate like structure is called as laminated structures। हाँ, वन मोर थिंग इज दैट ऑन द बेस ऑफ टेक्सचर्स, तो आप कैसा दिखता है एक्चुअली ऊपर से जो आपका एग्रीगेट रहेगा दैट नोन एज टेक्सचर्स। तो ग्लासी टेक्सचर्स होता है, स्मूथ होता है, ग्रेनुलर होता है, क्रिस्टलाइन होता है और हनीकॉम स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ग्लासी स्ट्रक्चर में शाइनिंग वगैरह रहेगा, थोड़ा ब्लैक पिंट इज ए एग्जाम्पल ऑफ, ब्लैक पिंट इज नथिंग बट इज मेड अप ऑफ सम डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक एंड इट विल बी शाइनी एक्चुअली, शाइनिंग इन नेचर, स्मूथ, ठीक है, तो व्हेन यू टच दिस इट फील लाइक स्मूथली, है ना। मार्बल स्टोन, ठीक है, ये आपने देखा होगा मार्बल को जब टच करते हो तो स्मूथ फिनिशिंग आती है, ये स्मूथ अपने को लगता है एक्चुअली, ठीक है। और ग्रेनुलर, ठीक है, तो ग्रेनुलर में क्या रह जाएगा आपका सैंड स्टोन्स, तो सैंड स्टोन जो सैंड स्टोन, मड स्टोन, लाइम स्टोन, दिस टाइप्स ऑफ स्टोन्स आर देयर, सेडिमेंट्री रॉक्स, तो सेडिमेंट्री रॉक्स जो पत्थर बनेंगे दैट इज कॉल्ड ए ग्रेनुलर। क्रिस्टलाइन क्या होता है, क्रिस्टलाइन में आप कह सकते हो कि बसाल्ट्स वगैरह होता है
हैव यू ऑलरेडी नो अबाउट आई थिंक तो जियोलॉजी, ठीक है। तो जियोलॉजी में यू हैव लर्न डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स, डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स, ये आपने पढ़े होंगे, रॉक मिनरल्स, ठीक है। तो उसके अंदर जब अपन पढ़ते हैं कि यहाँ पे इग्निशियस रॉक होती है, एक सेडिमेंट्री रॉक होती है, मेटामॉर्फिक रॉक होती है, ठीक है। तो इग्निशियस रॉक का जो एग्जांपल होता है दैट इज एग्जांपल ऑफ बसाल्ट एंड ग्रेनाइट, ठीक है। तो बसाल्ट और ग्रेनाइट क्या होता है, ये लावा और मैग्मा से बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर अच्छे से फॉर्म होते हैं, एक्चुअली ग्रेनाइट में ज़्यादा अच्छे से फॉर्म होते हैं और बसाल्ट में थोड़ा सा कम अच्छे से फॉर्म होते हैं, बट दोनों आर इन बोथ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आर फॉर्म्ड, ओके। तो उसके बेसिस पे जो बनेंगे, जैसे यहाँ से जीनेसिस, ग्रेनाइट, ठीक है। उसके बाद हनीकॉम स्ट्रक्चर, सम पोरस स्ट्रक्चर आर फॉर्म्ड, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज हनीकॉम स्ट्रक्चर। दिस इज अ प्रॉब्लम एक्चुअली एसोसिएटेड इन टू कॉन्क्रीट, ठीक है, हनीकॉम। तो हनीकॉम अगर एग्रीगेट ही आप यूज़ करोगे तो हनीकॉम कॉन्क्रीट ही आपको बनेगा, ठीक है। और ये एग्रीगेट, ये पुमाइस करके जो रॉक होती है उससे आप क्या बनाते हो, जब भी कॉन्क्रीट बनाओगे, एग्रीगेट बनाओगे, तो हनीकॉम एग्रीगेट से आपका शार्प का शेप बनेगा, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एग्रीगेट ऑन द बेस ऑफ ग्रेडिंग। अभी ये टेस्ट की बात कर रहे हैं अपन एक्चुअली, कि टेस्ट जो परफॉर्म करेंगे अपन एग्रीगेट्स के ऊपर, तो डिफरेंट व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट वी परफॉर्म ऑन द एग्रीगेट्स एंड व्हाट वी कैन फाइंड आउट दिस, ठीक है। तो ग्रेडिंग इज द पार्टिकुलर साइज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे अपने को क्या मिलता है कि पार्टिकुलर साइज क्या है उस पर्टिकुलर एग्रीगेट की, ठीक है। तो छन्नियाँ होती है डिफरेंट टाइप की, तो यहाँ पे लिखा हुआ इस टाइप की आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये सीव्स होती है, ठीक है, इनको बोलते हैं सीव्स। तो इनको, इनसे अपन जब सीव करेंगे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सीव होती है। यहाँ पे किस किस टाइप की होती है, देखो ये में साइज होती है इनकी 6 स्टैंडर्ड सीव्स ओपनिंग फॉर, देखो फाइन एग्रीगेट के लिए अलग होती है, कोर्स एग्रीगेट के लिए अलग होती है। तो फाइन एग्रीगेट की बात करें तो कौन सी होती है, 150 माइक्रोन, 300 माइक्रोन, 600 माइक्रोन, 1.18 2.36 और 4.7 तो ये फाइन एग्रीगेट की बात रहती है, 4.75 से कम की बात हो रही है। अब यहाँ पे जब अपन बात करेंगे कोर्स एग्रीगेट में, तो 5 सीव यूज़ करते हैं, 4.75, 10 12.5, 20 और 40 ठीक है। तो ये कुछ साइज़ होती है सीव की, इनसे आप पासिंग करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, एनालिसिस करोगे कि किस टाइप का साइज ऑफ पार्टिकल्स आर अवेलेबल, ठीक है। तो दैट इज, और आप एक ग्राफ बनाओगे, ठीक है, यहाँ परसेंटेज फाइनल और साइज के बीच में एक ग्राफ बनेगा, ठीक है। लॉग ग्राफ होता है, सेमी लॉग ग्राफ बोलते हैं इसे, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें फाइनेंस मॉडुलस की। तो फाइनेंस मॉडुलस क्या होता है, ये भी आपको क्या बोलता है, कितने फाइन्स अवेलेबल है, किस मतलब किस पर्टिकुलर सीव से नीचे कितने पार्टिकल साइज अवेलेबल है और उससे कितने रिटेन हो रहा है वहाँ पे, इसके बारे में आपको बताता है, ठीक है, फाइनेंस मॉडुलस। तो यहाँ पे क्या बात करते हैं, द रिजल्ट ऑफ एग्रीगेट सीव एनालिसिस एक्सप्रेस्ड बाय ए नंबर कॉल्ड फाइनेंस, ठीक है। तो जो आपका एक्चुअली, जो आपने सीव, इसमें भी सीव एनालिसिस ही करोगे आप, यहाँ से एग्रीगेट को पुट करोगे आप, ठीक है। तो वो एग्रीगेट कुछ यहाँ से पास होगा, कुछ उसके ऊपर रिटर्न हो जाएगा। तो इसी को डिफरेंट डिफरेंट सीव में अपन लिखते हैं और एक टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और एक वैल्यू दे देते हैं, एक रेशो दे देते हैं, दैट रेशो इज कॉल्ड एज फाइनेंस मॉडुलस, ठीक है। तो यू शुड रिमेंबर दीज 3 वैल्यूज बाय हार्ट, ओके। एग्जाम्स में क्वेश्चन आया हुआ है ये, एसएससी एग्जाम्स में और डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम कि फाइनेंस मॉडुलस जो फाइन एग्रीगेट का होता है, फाइन सैंड का कितना होता है, 2.2 से 2.6 हो, 2.2 से 2.6 होता है, उसके बाद 2.6 से 2.9 होता है और 2.9 से 3.2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कोर्स सैंड, मीडियम सैंड और फाइन सैंड की बात हुई है, एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट की बात नहीं हुई है, याद रखना इस चीज़ को। यहाँ पे बात हो रही है, एक्सक्यूज मी, यहाँ पे जो बात हो रही है वो फाइन सैंड की बात हो रही है, ठीक है। तो सैंड भी 3 टाइप की होती है, जो फाइन एग्रीगेट बात की ना अपनों ने, वो भी 3 टाइप के होते हैं, फाइन सैंड, मीडियम सैंड एंड कोर्स सैंड। और उसके यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो कोर्स सैंड हैविंग फाइनेंस मॉडल मोर देन 3.2 विल बी, है ना। तो यहाँ पे अनसेटिस्फैक्ट्री ऑफ कंक्रीट के लिए होता है, ठीक है। ये सैंड की बात कर रहा है अभी, एग्रीगेट मतलब कोर्स एग्रीगेट के केस में बात नहीं कर रहा है अभी, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होता है, एक्चुअली जो फॉर्मूला यहाँ पे रिटर्न है, इसी फॉर्मूले की बात कर रहा है, इसी फॉर्मूले को मैंने यहाँ पे पीछे लिखा हुआ है, इसको आप देख सकते हो। देखो फाइनेंस मॉडल क्या होता है, कम्युलेटिव परसेंटेज रिटर्न ऑन स्पेसिफिक साइज डिवाइड बाई 100, ठीक है। तो ये वैल्यू कहाँ से आती है आपके पास, अपर वैल्यू। तो एक एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन किया हुआ है मैंने, ठीक है गाइस। तो एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इस एग्जाम्पल को आप देख सकते हो कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ अपने पास क्या है, 10 mm, 4.7, 2.4 mm, ठीक है। तो ये व्हाट इज द, यहाँ पे क्या है, ये कोर्स एग्रीगेट की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट मेरे पास क्या है, सीव का साइजेस है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस पर रिटेंशन कितना हो रहा है, देखो यहाँ पे IS सीव दिया हुआ है, फिर रिटेंशन दिया हुआ, तो इतना मटेरियल क्या हो रहा है, इस पर रिटेन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो कि कम्युलेटिव रिटेन इन कम्युलेटिव, आपको कितना कम्युलेटिव रिटेन हुआ है। तो देखो यहाँ पे कोई रिटेन नहीं हुआ है, तो यहाँ पे भी कोई रिटेन नहीं होगा, ये 10 रिटेन यहाँ हुआ तो यहाँ पे भी 10 होगा। अब अगले वाले में क्या हो रहा है, यहाँ पे 15 रिटेन हुआ, तो इस पर्टिकुलर ऊपर कितनी सीव, जैसे यहाँ पे बात कर रहे हैं अपन, अगर यहाँ पे 0 रिटेन हुआ है, यहाँ पे 0 हुआ है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 5 रिटेन हुआ है, यहाँ पे 10 रिटेन हुआ, तो इस टोटल पर्टिकुलर प्लेस तक कितना हो गया, 15 हो गया, ठीक है। 10 5 15, तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे,
ठीक है। ऐसे ऐसे करके आपको जोड़ते जाना है। 10 उस 10 15 तो यहाँ 25 आ जाएगा, या फिर 10 15 और 50 जोड़ना है 75 आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद 10 15 50 और 50 जोड़ना है तो 125 आ जाएगा। फिर ऐसे ऐसे करते जाना है। तो ये वैल्यू आपको नोट कर लेनी है। ठीक है। वैसे आपको जरूरत पड़ेगी इस वैल्यू की। उसके बाद अब आपको क्या करना है, परसेंटेज ऑफ कम्युलेटिव रिटर्न निकालना है। ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ कम्युलेटिव इस पे रिस्पेक्ट में निकालना है कि कितना आपके पास टोटल एग्रीगेट था और कितना यहाँ पे रिटर्न हुआ है। तो देखो पहले वाले में तो 0 रिटर्न हो रहा है। ठीक है। दूसरे वाले में क्या हो रहा है, 10 डिवाइड बाई 250 इंटू 100, इस टाइप से आपका रहेगा। ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 25 चौक 100 हो जाएगी, तो 4% हो जाएगा। ठीक है। तो इसी टाइप से आपको करते जाना है। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, 25 सेकंड वैल्यू लेना है और नीचे क्या लेना है 250 लेना है, इंटू क्या करना है आपको 100 करना है। तो ये वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी आपके यहाँ पे 10% आ जाएगा। ठीक है। तो इसी टाइप से आपको क्या करते जाना है, ये वैल्यूज लेना है और 274 आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब फाइनेंस मॉडुलस कैसे निकालना है आपको, ये परसेंटेज कम्युलेटिव का जो सम आएगा 274 डिवाइड बाय आपको क्या करना है 100 कर देना है। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.74 आ गई। अब आप अपनी ज्वाइन कर सकते हो, जैसे मैंने वैल्यूज यहाँ पे लिखी हुई 2.74 आ रही ना अपनी वैल्यू, सी है 2.74। तो 2.74 किसके बीच में आएगी, सेकंड के बीच में आएगी। तो कौन सा हो जाएगा, मीडियम सेंट हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है। तो ये आपका न्यूमेरिकल भी हो गया। एक्चुअली ये न्यूमेरिकल आता है एग्जाम्स में। ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लेकीनेस एग्रीगेट, देखो फ्लेकीनेस एग्रीगेट और दो टाइप के एग्रीगेट होते हैं, एक फ्लेकीनेस होता है, एक इलोंगेटेड एग्रीगेट है। ठीक है। तो जब अपन एग्रीगेट को कॉन्क्रीट के अंदर यूज़ करते हैं तो जो एग्रीगेट होंगे अपने वो ना तो ज़्यादा फ्लेकी होने चाहिए और ना ज़्यादा इलोंगेटेड होने चाहिए। ठीक है। तो इसके लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, द फ्लेकीनेस इंडेक्स ऑफ द एग्रीगेट इज द परसेंटेज बाय वेट ऑफ पार्टिकल हुज लीस्ट डायमेंशन। देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है, उस लीस्ट डायमेंशन। ऐसा ना हो जाए कि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल आप यूज़ कर लो, उससे क्या हो जाएगा सरफेस एरिया बढ़ जाएगा और सीमेंट की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। तो एक मिनिमम स्मॉल साइज के पार्टिकल आपको यूज़ करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या बात कर रही है, लीस्ट डायमेंशन कितनी होगी 3/5। ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए बाय हार्ट। ठीक है। तो कितनी वैल्यू बोलती है 0.6। तो आपके पास जो वैल्यू अवेलेबल होगी उसमें आपका मल्टीप्लाई किसका करोगे 0.6 का करोगे, किस केस में फ्लेकीनेस टेस्ट अगर आप परफॉर्म कर रहे हो तो। ठीक है। और उसके बाद एक टेबल होगी आपके पास, जैसे देखो ये टेबल है, यहाँ पे क्या हो रहा है पासिंग थ्रू आईएससी, तो 63 50 40 ये डिफरेंट डिफरेंट आईएससी है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिटेन किस पे हो रहा है, आप देखो मेरे पास कोई सीव है, मान लो इस टाइप से 2 सीव है, तो मैंने यहाँ पे ले ली कितनी 63 की, यहाँ पे ले ली मैंने 50 की। अब मैं इसमें एग्रीगेट पास कर रहा हूँ तो इस पे रुकेगा और इस पे पास हो जाएगा। तो मैंने लिखा है रिटेन ऑन 63 और पासिंग ऑन 50, ये यहाँ पे इसका मतलब हो रहा है कि रिटेन ऑन 63 पासिंग ऑन 50। ठीक है। अब आपके पास दो गेज होंगे, एक मैं लिख रहा हूँ लेंथ गेज। ठीक है। अब इस लेंथ गेज में एक्चुअली ये वैल्यू कैसे आ रही है 33 27 19, ये वैल्यू कहाँ से आ रही है। ठीक है। ये वैल्यू कैसे आती है, इन दो वैल्यूज़ को अपन सम करेंगे 63 प्लस 50। ठीक है। इनका एवरेज लेंगे, इंटू क्या करेंगे अपन, इंटू करेंगे अभी जो मैंने फैक्टर बताया आपको 0.6 का फैक्टर मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो ये एवरेज साइज हो जाएगी आपकी। और ये साइज आपको कहाँ पे मेंशन करनी, इसके अंदर मेंशन, देखो यहाँ पे साइज लिखी हुई है। ठीक है। फिर ये जो देखो अगर आप टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो 63 से 50, मतलब जो सीव होगी आपकी उसके बीच में, क्योंकि सीव का डिफरेंट डिफरेंट साइज मिलेगा। तो वो जो एग्रीगेट एक्चुअली आपको उसमें से पास हो जाएंगे, उन एग्रीगेट को आपको जो फ्लेकीनेस इंडेक्स का आपके पास होगा इस टाइप से, ये आपका इंस्ट्रूमेंट होता है फ्लेकीनेस इंडेक्स, इसके अंदर से किस में से पास करना है, यहाँ पे जो पास हो जाएंगे ना उसका आपको क्या करना है वेट लेना पड़ेगा, याद रखना है इसको। तो मैं पास किस में से करूँ, कौन से मतलब जो स्लॉट है मैं उसमें से पास करूँ। तो आपको याद होना चाहिए कि जब 63 और 50 वाला होगा तो उसमें अपनों ने कैसे निकाला 63 प्लस 50 डिवाइड बाई 2 इंटू 0.6 किया मैंने इसको टोटल को। तो मेरे पास वैल्यू जो आती है वो कितनी आती है 33.90, जो जहाँ पे आपको लिखा है ना 33.90 उसके अंदर से आपको पास करना है उन एग्रीगेट को पर्टिकुलर को। फिर नेक्स्ट जब आप परफॉर्म करने जाओगे तो आपके पास में क्या आएगा, मान लो आप 20 के बीच में परफॉर्म कर रहे हो तो 25 प्लस 20 डिवाइड बाई 2 इंटू 0.6 करोगे तो वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 13.5 आ जाएगी। तो अब आपको एग्रीगेट को पास किस में से करना है 13.5 वाले पे करना है। तो यहाँ पर लिखा है देखो 13.5, इस टाइप से आपको टेस्ट परफॉर्म करते जाना है। ठीक है। उसके बाद बात करें अपन इलोंगेशन टेस्ट की, तो इसमें आपको वैल्यू क्या याद रखनी है 1.8 याद रखनी है। जैसे वहाँ पे 0.6 से मल्टीप्लाई किया ना, यहाँ पे वैल्यू आपको क्या याद रखनी है 1.8। इसको और भी तरीके से लिख सकते हैं अपन, यहाँ पे लिखा देखो, यहाँ पे लिखा है 1.8 टाइम्स। ठीक है। तो ये 1.8 आपको याद रखना है। ठीक है। सेम चीज़ वही रहेगी, बस इसमें जो इंस्ट्रूमेंट रहेगा वो इस टाइप का आपको दिखता है। दिस इज कॉल्ड एज इलोंगेशन गेज। ठीक है। इसको बोलते हैं इलोंगेशन गेज, उसको बोलते हैं फ्लेकीनेस गेज। तो आपको यहाँ पे क्या करना, अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि यहाँ पे जो रिटेन होगा ना मटेरियल, जैसे आप क्या करोगे, मान लो आपने टेस्ट किया यहाँ पे 25 mm की सीव थी, यहाँ पे 20 mm की सीव थी, तो जो मटेरियल यहाँ से पास हो जाएंगे इस पे जो रिटेन होंगे उनका आप ले लोगे, उसको आप वेट कर लोगे। अब क्या करोगे, उन एग्रीगेट को लोगे और किस में से पास करोगे, अब 25 और 20 की बात कर रही ना मैंने, तो मैं क्या कर रहा हूँ 25 प्लस 20 डिवाइड बाई 2 इंटू यहाँ पे मल्टीप्लाई किसका करोगे 1.8 का करोगे। अब जो सीव आपके पास आएगी
ठीक है। अब जो साइज़ आपके मान लो कुछ भी आ रही, मान लो 30 mm साइज़ आ रही है, तो अब आपको चेक करना पड़ेगा इनके ऊपर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट साइज़ लिखी होती है यहाँ पे। तो आपको अब देखना है कि कौन सी साइज़ आ रही है, उसके अंदर से आपको पास करना है। बट अब याद रखना है, यहाँ से जो पास हो जाएंगे ना उसका वेट नहीं लेना, जो रिटेन होगा ना, क्योंकि हम इलोंगेट एग्रीगेट देख रहे हैं कि कौन सा एग्रीगेट उस पर्टिकुलर साइज से बड़ा है, उस बड़े वाले एग्रीगेट को अपन उसका वेट लेंगे, उसको अपन कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो याद रखना है इलोंगेशन में जो फ्लेकीनेस एग्रीगेट है उसमें जो पास हो जाता है उसका वेट लेते हैं, और इलोंगेशन में क्या करते हैं, जो एग्रीगेट जो रिटेन होता है उसका वेट लेते हैं। ठीक है, वॉर्थिनेस। अब एक और प्रॉपर्टी होती है इम्पैक्ट वैल्यू। इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट होता है एग्रीगेट के ऊपर, इससे अपन क्या फाइंड आउट करते हैं, इससे अपन टफनेस प्रॉपर्टी फाइंड करते हैं, याद रखना इसको। ठीक है, टफनेस प्रॉपर्टी होती है, इसमें एक हैमर होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा देखो, अपन क्या करते हैं, ठीक है, इसमें एक हैमर होता है, उसका मैं बता देता हूँ। 13.5 kg के आसपास इसमें एक हैमर होता है, और हाइट ऑफ फॉल कितना होगा, 308 mm के, 380 mm के आसपास इसमें प्लस माइनस में कुछ होती है, ये हाइट होती है। ठीक है, इस हाइट की बात कर रहे हैं अपन एक्चुअली, ये जो हाइट, ये हैमर है आपका 13.5 kg का। ठीक है, इस हैमर को क्या करेंगे अपन, ये आपका मोल्ड होता है, इस मोल्ड में अपन एग्रीगेट लेते हैं, और इस हैमर को, ये हाइट ऑफ बता रहा हूँ मैं, 380 mm प्लस माइनस कुछ होती है। ठीक है, इससे अपन इस हैमर को पुश करेंगे, कितना नंबर ऑफ ब्लोज देंगे, 15 नंबर ऑफ ब्लोज देते हैं अपन, कितना, 15 नंबर ऑफ ब्लोज, 15 बार इसको क्या करेंगे, उसके ऊपर में हैमर करेंगे। उसके बाद अपन देखते हैं कि अब देखो यहाँ पे एग्रीगेट रहेगा इसके अंदर में, तो वो एग्रीगेट क्या हो जाएगा, क्रश हो जाएगा। अपन देखना चाहते हैं कि एक्चुअली अगर इतना लोड भी, अगर देखो इतना लोड अगर उस एग्रीगेट के ऊपर आएगा तो हमारे कंक्रीट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये एग्रीगेट्स हम क्या कहाँ यूज़ करेंगे, ये एग्रीगेट्स हम पेवर में यूज़ करेंगे, पेविंग मटेरियल, पेविंग मतलब रोड में, जब रोड बनाएंगे, वो रोड में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट लोडिंग आती है, सडन लोडिंग, जैसे कहीं टायर का लोड है, कहीं कोई चीज़ गिर गई है उसका लोड है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, अपना रोड का सरफेस क्रैक हो जाएगा, और हम नहीं चाहते क्रैक हो, तो हम पहले से उसको चेक कर लेते हैं। और जो मटेरियल, अब याद रखना, जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो मटेरियल यहाँ पे क्रश हो जाएगा ना, उसको कौन सी सीव से पास करेंगे, तो उसके लिए जो सीव होगी, ठीक है, वो कितनी होगी, 2.36 mm की सीव होगी, 2.36 mm की सीव जो होगी, उससे आप क्या करोगे, पास करोगे। तो देखो पहले तो क्या करोगे आप, जो एग्रीगेट का मोल्ड है, यहाँ मोल्ड में जितने एग्रीगेट लोगे उसका वेट आपको पता होगा। ठीक है, ठीक है, टोटल वेट यू शुड नो। उसके बाद क्या करेंगे, जो अब यहाँ पे सीव लेंगे 2.36 की, उसके अंदर से भी पास करोगे, तो जो एग्रीगेट पास हो जाएगा उसका वेट लेंगे। तो ये मान लो मैंने बी बोल दिया, और जो मुझे टोटल पता है ए है, तो मेरा आंसर कैसे निकलेगा, यहाँ पे बी बाई, मेरे को कुछ नहीं करना है, सिंपल बी बाई ए करना है, बी बाई ए इंटू 100 करना है, और जो वैल्यू अपनी आएगी उसको क्या बोलते हैं अपन, टफनेस इंडेक्स बोलते हैं। अब यहाँ पे वैल्यूज लिखी हुई है, इधर टफनेस इम्पैक्ट वैल्यू शुड नॉट बी मोर देन 45, है ना, फॉर अदर देन वियरिंग सरफेस। ठीक है, तो वियरिंग सरफेस के अलग यूज़ कर रहे हो तो 45 से कम नहीं होना चाहिए, और वियरिंग सरफेस के यूज़ कर रहे हो तो 30% से वैल्यू ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 30% से ज़्यादा, उसका मतलब क्या, अपना एग्रीगेट जो है वो थोड़ी अच्छी क्वालिटी का नहीं है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करेंगे एब्रेशन वैल्यू। तो एब्रेशन वैल्यू टेस्ट में क्या करते हैं, जैसे वही बात हो रही है यहाँ पे भी, कि जब बार बार जो टायर है, ठीक है, टायर अगर एग्रीगेट की जो लेयर है, सरफेस लेयर, अपर लेयर, उसके साथ क्या करेगा, जब रबिंग एक्शन करेगा, बार बार उसके ऊपर जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, जो एग्रीगेट होंगे ना वो एब्रेट हो जाते हैं, मतलब वो टूट के धीरे धीरे टूटना शुरू कर देते हैं। तो हम देखना चाहते हैं कि अगर बार बार उसके ऊपर टायर वगैरह आएगा तो उस पर कितना एब्रेशन होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बात की हुई कि ये IS कोड दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग अपन टेस्ट करते हैं। ठीक है, और अपन इसमें क्या करते हैं कि जो RPM होगा ना, जैसे अपन अपने पास एक ड्रम टाइप स्ट्रक्चर होता है, देखो ये आप देख सकते हो, ये इंस्ट्रूमेंट होता है इसको बोलते हैं अपन लॉस एंजेलस एब्रेशन वैल्यू टेस्ट, लॉस एंजेलस एब्रेशन, लॉस एंजेलस एब्रेशन टेस्टिंग मशीन। ठीक है, देखो इसमें और भी टाइप आती है, एक डोरी एब्रेशन टेस्ट आता है, ठीक है, एक डेविल एब्रेशन टेस्ट आती है मशीन, डोरी और डेविल। लेकिन ये वाली कौन सी, ये मतलब ये लॉस एंजेलस एब्रेशन मशीन है। और ये क्या होती है, इसमें एक्चुअली बॉल होती है, इसको बोलते हैं अपन चार्ज। ठीक है, इसका जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, 48 mm का डायमीटर होता है। ठीक है, और इसका वेट जो होता है वो 490 ग्राम के आसपास होता है, 490 ग्राम के आसपास होता है, याद रखना इसको। तो ये कितना होता है, अपन ये डिफरेंट डिफरेंट यूज़ करते हैं। ये क्या करते हैं, ये जैसे इस ड्रम के अंदर क्या करेंगे, अपन एग्रीगेट डाल देंगे, और इस बॉल को भी डाल देंगे, और इसको क्या करें, रोटेट करेंगे। इसको कितने RPM पे रोटेट करते हैं, 33 RPM। इसका मतलब क्या है कि 33 रिवोल्यूशन पर मिनट अपन प्रोवाइड करें, 33 बार घुमाएंगे 1 मिनट में। तो अब ये बॉल इसके अंदर जो एग्रीगेट होंगे उनके साथ मिक्स होंगे, और उनके साथ रबिंग एक्शन करेंगे, तो कुछ एग्रीगेट क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, और हम देखना ये चाहते हैं कि कितने एग्रीगेट टूटेंगे। ठीक है, और अब ये टेस्ट कैसे करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड पे करते हैं। देखो ABCD ग्रेड है और EFG ग्रेड है, तो इनके लिए कितना, अगर ABCD ग्रेड के कॉन्क्रीट है तो कितना 500 रिवोल्यूशन देंगे, और EFG ग्रेड है तो कितना रिवोल्यूशन देंगे, 1000 रिवोल्यूशन देंगे। अब ये ABCD क्या है, ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे यू कैन सी हियर कि A, B और C और D जो एग्रीगेट है वो कैसे रहेंगे, वो आपके इनके बीच में रहेंगे, 40 से 25 सीव के बीच में जो पास होंगे उतना मटेरियल आपको लेना है। ठीक है, ये यहाँ से ये मटेरियल आपको उठाना है।
ठीक है। मतलब ये क्या कहना चाहता है, आप कितना मटेरियल उठाओगे, मान लो आप 5 kg मटेरियल उठा रहे हो, ठीक है। तो आप 5 kg मटेरियल कैसे उठाओगे, 40 से 25 के बीच में कितना ये ले लिया, 25 से भी कितना लेना ये ले लिया, फिर 20 से देखो यहाँ पे हो रहा है ना 1250 आधा, फिर 1250, तो ये हो जाएगा 25। मतलब अगर आप ए ग्रेड पे टेस्ट कर रहे हो तो आपको ये सब साइज से टेस्ट लेना पड़ेगा। आप बी से ले रहे हो तो आपको देखो 2500 मतलब आपको कहाँ कहाँ से सैंपल लेना है, सैंपल की बात हो रही है। अगर आप बी वाले ग्रेड पे कर रहे हो टेस्ट तो आपको 20 mm और 12.5 और 12.5 और 10, तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, 4 सीव यहाँ पे रखना है, ऊपर कितना रखना है 20 की सीव रखना है और नीचे कितनी रखना है 6.3 की रखना है, वो पास कर दो मटेरियल को, तो वो उतना उतना आपको लेना है, ठीक है। ये ABCD की बात हुई। तो इन चारों के लिए अपन कितना देंगे रिवोल्यूशन, 500 रिवोल्यूशन देंगे, और इन तीनों के लिए कितना देंगे 1000 रिवोल्यूशन देंगे। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। उसके बाद जब बात कर रहे हैं अपन बॉल कितनी यूज़ करेंगे, अब अभी बात की मैंने ABCD के लिए जो बॉल यूज़ करेंगे देखो यहाँ पे 12, 11, 8 और 6, और EFG के लिए कितनी करेंगे 12, 12 और 12, मतलब जो नीचे वाले ग्रेड है उनके लिए तो 12, और A के लिए भी 12, बाकी के लिए रिमेंबर करना है। तो ये 12 बॉल अपन उसके अंदर डालें, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें कि एब्रेशन वैल्यू कैसे मिलेगी। अब याद रखना कि जो मैंने उस ड्रम के अंदर वैल्यू एग्रीगेट डाल दिया, 12 बॉल भी डाल दी, मैंने रिवोल्यूशन भी दे दिया, अब मेरे पास क्या हो गया, मेरे एग्रीगेट इस पर टूट गए होंगे, वो मैं एग्रीगेट को बाहर लूँगा, जब मैं एग्रीगेट डालूंगा उसका वेट ले लूँगा, मुझे पता होगा, उसको मैंने ए बोल दिया। अब मैंने क्या किया, उसको बाहर निकाला, बाहर निकालने के बाद 1.7 mm की मेरे पास क्या होगी सी होगी। अब यू शुड रिमेंबर दिस 1.7, उसमें क्या था, टफनेस इंडेक्स में 2.7 था, 2.36 था, 2.36 था, यहाँ पे वैल्यू क्या है 1.7 है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, उसको पास करोगे, और जो मटेरियल पास हो जाएगा उसको क्या बोल रहे हो आप, उसको मान लो मैंने बी बोल दिया, तो अपने जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रह जाएगा, बी डिवाइड बाई ए इंटू 100, ठीक है। ये क्या है पास, और ये क्या है स्टार्ट में जो तो वेट था। अब यहाँ पे एक और वैल्यू लिखी हो देखो, अब जो वैल्यू आएगी ना, दिस वैल्यू इज रिपोर्टेड एट परसेंटेज ऑफ वियर। अब कितना वियर हुआ है, वियर क्या होता है कि कितना डिसइंटीग्रेशन हुआ है उस एग्रीगेट में, तो इट शुड नॉट बी मोर देन 16%। देखो यहाँ लिखा है 16% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यू शुड सी हियर, ठीक है। 16% से ज़्यादा आपकी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट ये तो हो गई अपनी एग्रीगेट की प्रॉपर्टीज़ कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज थी, ग्रेडिंग, ठीक है, उसके बाद टफनेस हुआ, उसके बाद एब्रेशन हुआ, तो ये डिफरेंट डिफरेंट आपके पास है। उसके बाद वाटर की बात करेंगे अपन, वाटर भी यूज़ करते हैं अपन, तो ठीक है, वाटर की भी कुछ क्वालिटी होनी चाहिए एक्चुअली, जो वाटर आप यूज़ करोगे। ऐसा नहीं कि कोई भी पानी अपन कॉन्क्रीट में डाल दिया और आप क्या कर सकते हो उसमें टेस्ट कर पाओगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो उसकी बात करें, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टॉलरेंस कंसंट्रेशन ऑफ सब इंप्यूरिटी, देखो इंप्यूरिटीज़ की बात हुई है, और टॉलरेंस मतलब कितना टॉलरेट आप कर पाओगे जो भी वाटर है आपका उसके अंदर। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है। सोडियम एंड पोटेशियम की बात की तो कितना, एक 1000 ppm, ppm क्या होता है पार्ट्स पर मिलियन या फिर mg पर लीटर, उसको ही ppm बोलते हैं अपन, ठीक है। इफ दिस एक्सीड इट इज एडवाइज टू मेक टेस्ट बोथ ऑफ सेटिंग टाइम एंड 28 डेज, ठीक है। तो अपन यहाँ पे बोले अगर ये ज़्यादा होगा तो फिर अपन सेटिंग टाइम टेस्ट करना पड़ेगा, तो ये 1000 ppm के करीब होना चाहिए। क्लोराइड कितना 10,000 ppm, सल्फाइड 3000, कैल्शियम क्लोराइड 2% बाय वेट ऑफ सीमेंट इज नॉन प्री स्ट्रेस कंक्रीट, ठीक है। तो नॉन प्री स्ट्रेस क्या है, एक होता है प्री स्ट्रेस कंक्रीट, एक होता है आरसीसी और एक होता है पीसीसी। तो अपन आरसीसी की बात कर रहे हैं और पीसीसी की बात कर रहे हैं। सोडियम आयोनेट वगैरह वेरी लो होना चाहिए, आर्सेनेट भी लो। सोडियम सल्फाइड कितना इवन 100 ppm वांस टेस्टिंग, ठीक है, तो ये 100 ppm से भी कम होना चाहिए। उसके बाद मैंने वो क्या है यहाँ पे देखो सोल्ट एंड सस्पेंडेड पार्टिकल कितना 2000 ppm तक चलेगा, ठीक है। उसके बाद टोटल डिजोल्ड सोल्ट 15000 ppm तक। ऑर्गेनिक मैटर देखो इतना ज़्यादा भी ऐसा वो नहीं है, बट देखो इस चीज़ को याद रखना मेंशन, पीएच को, पीएच कितना लेस देन 6 होना चाहिए, याद रखना इसको, 6 से कम पीएच का पानी अपन यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अभी आईईएस में पूछा गया था इसी बार इंजीनियरिंग सर्विस में कि जो वाटर यूज़ करते हैं अपन वो कितना पीएच का होना चाहिए, तो इस शुड बी लेस देन 6, ठीक है। उसके बाद ये देखो ये वैल्यू जो है वो आईएस कोड में गिवन है। आईएस कोड क्या होता है, इंडियन स्टैंडर्ड कोड होता है, आईएस 456:2000। ये किसका कोड है, ये एक्चुअली आरसीसी का कोड है, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट का। अब देखो रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसमें सरिया है, स्टील भी यूज़ किया हुआ है, और जब स्टील यूज़ करेंगे तो उसमें आपको पानी की क्वालिटी का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर स्टील में पानी का ध्यान नहीं रखोगे तो क्या हो जाएगा, कोरोजन हो सकता है। तो ये वैल्यू आईएस कोड ने गिवन है, और ये वैल्यू है ना याद आपको रिमूव करनी है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है बहुत सारी बार। देखो ऑर्गेनिक कंटेंट कितना होना चाहिए 200 mg पर लीटर, इनऑर्गेनिक 3000, सल्फेट्स 400, और क्लोराइड देखो दो केस में है, एक में कितना यूज़ करोगे 2000, एक में कितना यूज़ करोगे 500। तो अब आप खुद सोचो कि मैं दो यूज़ कर रहा हूँ, मैं मान लो एक आरसीसी यूज़ कर रहा हूँ, एक में क्या कर रहा हूँ पीसीसी यूज़ कर रहा हूँ। आरसीसी में तो मेरे सरिये है, उस सरिये से अगर क्लोराइड होगा तो वो क्या कोरोजन कर सकता है, तो सरिये में अपन कम यूज़ करेंगे। तो देखो आरसीसी में अपन 500 यूज़ करेंगे और पीसीसी में अपन क्या 2000 तक क्लोराइड कंटेंट यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पानी के अंदर है। और उसके बाद सस्पेंडेड के अंदर कितना है देखो 2000 mg पर लीटर है, ठीक है। तो यू शुड रिमेंबर दिस वैल्यूज। देखो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, चाहे वो एसएससी हो चाहे वो आपका
कहीं जेई का एग्ज़ाम हो, ठीक है। ओके गाइस, तो ये थे हमारे आज के एग्रीगेट के बेसिस पे। एग्रीगेट की बात हमने की। आपको अगर एग्रीगेट के बारे में और डाउट आए तो आप कमेंट में लिख सकते हो मुझे, ठीक है। मैं एक बार आपको एग्रीगेट डिस्कस कर लेंगे अपन, ठीक है। और अगर इसके अलावा आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में भी आप कुछ जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो कि सर इस पर आप लेक्चर लेके हम समझा दीजिए एक बार, ठीक है। तो इसके अलावा एग्रीगेट में और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू।